एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 13 वो मैंने इस वीडियो में नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया है। उसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। वो भी जाके क्वेश्चंस देख लेना 11 और 13, ठीक है। बाकी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको चाहे मैं शॉर्ट भी बना सकता था, लेकिन बात यह है कि पेपर ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं इस पेपर में और पेपर अच्छे से हो सके आपकी तैयारी, इसलिए मैंने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है ये, और ताकि अच्छे से हो जाए प्रिपरेशन और आप अच्छे से पेपर कर पाओ। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग। देखो, तीन चीज़ है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन। ये बहुत ज़रूरी है तीनों, इनको अच्छे से करना। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग मीन्स अरेंजिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस इन सच अ वे दैट टैक्स इज रिड्यूस लीगली बाय यूजिंग प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है कि आप अपने, जैसे आपके ऊपर मान लो 10,000 रुपये का या 1,00,000 रुपये का टैक्स आ रहा है कि आपको 1,00,000 रुपये का टैक्स भरना है। लेकिन आप क्या करोगे, आप कुछ ऐसी, आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने एलआईसी में इन्वेस्ट कर रखा है, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई देखो मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, मेरा पैसा यहाँ भी कटता है, तो आप थोड़ी टैक्स लायबिलिटी कम कर दो। तो हो सकता है आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 1,00,000 से 90,000 हो जाए, या 95 हो जाए, या 80,000 हो जाए। वो डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट में, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, जो टैक्स प्लानिंग के अंदर जहाँ से आप टैक्स को कम करवा सकते हो लीगली, ठीक है। टैक्स प्लानिंग जो होता है ये एक लीगल तरीका होता है, और इसको गवर्नमेंट इंकरेज भी करती है कि भैया टैक्स प्लानिंग करो, आप अपने हमें खर्चे दिखाओ जो हमने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कर रखे हैं, और आप अपना टैक्स कम करवाओ खुद, हम तो चाहते हैं आप करवाओ कम, ठीक है। इट इज़ डन बिफोर इनकम इज अर्न और टैक्स बिकम पेबल। मतलब कि ये इनकम अर्न करने से पहले या जब आप टैक्स पे करते हो उसके टाइम पे करा जाता है, ठीक है। टैक्स प्लानिंग पहले से ही करी जाती है। इट यूजेस डिडक्शन, एग्जेम्पशंस एंड रिबेट्स, ठीक है। मतलब जहाँ से आपको एक डिडक्शन मिल सकता है या जहाँ पर एग्जेम्पशंस मिल सकती है कि भाई यहाँ पर आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसी जगह पर आप इन्वेस्टिंग करते हो, जिससे कि क्या होता है आपकी टैक्स प्लानिंग होती है और आप टैक्स देने से बच जाते हो, ठीक है। इनकरेज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, फुल्ली एक्सेप्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत इसको एक्सेप्ट करता है कि भाई हम तो चाहते हैं कि आप टैक्स प्लानिंग करो, ठीक है। टैक्स प्लानिंग एक लीगल तरीका होता है अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करवाना। ये गवर्नमेंट भी करती है इनकरेज, और आपकी इससे टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाती है। एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि पीपीएफ, ईएलएसएस या एलआईसी में आप क्लेम कर सकते हो अपने डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। नेक्स्ट है टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस मतलब लीगल बट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ। ये जो टैक्स है ना, टैक्स अवॉइडेंस, ये करना लीगल है, ये इलीगल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए ये स्पिरिट ऑफ लॉ के भी अगेंस्ट है कि भाई आप क्यों कर रहे हो ऐसा, ठीक है, आपको नहीं करना चाहिए। खुद का भी अंदर का इंसान होता है कि भाई ये चीज़ मत करो, ये लीगल है, ठीक है, इलीगल नहीं है कि आपको ये टैक्स अवॉइड करने के लिए जेल डाल देंगे। आगे, टैक्स अवॉइडेंस मीन्स रिड्यूसिंग टैक्स बाय यूजिंग लूपहोल्स इन द लॉ थ्रू इट्स नॉट इलीगल, दो इट इज़ नॉट इलीगल, ठीक है, ये लीगल नहीं है। इट इज़ लीगल बट अनएथिकल, ठीक है। ये जो है ना टैक्स अवॉइडेंस, ये लीगल तो है पर अनएथिकल है, ये करना अच्छी बात नहीं है, ये आपको एथिक्स नहीं कहते कि भाई ये करो, ठीक है। एक्सप्लॉइट गैप्स और लूप होल्स इन द टैक्स लॉ डन मेनली टू एस्केप टैक्स। ये भी टैक्स बचाने के लिए या टैक्स से बचने के लिए कि कम से कम टैक्स देना पड़े, इन सब से बचने के लिए करा जाता है लूप होल्स का यूज़ करके गवर्नमेंट के, ठीक है। डज नॉट इनकरेज जेन्युइन सेविंग और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डिस्करेज टैक्स अवॉइडेंस। गवर्नमेंट इस चीज़ को करने से मना करती है कि भाई आप मत करो ऐसा, आप टैक्स प्लानिंग करो, टैक्स पे करो, ठीक है। लेकिन ये सब करने से गवर्नमेंट आपको या जो टैक्स डिपार्टमेंट है आपको जेल नहीं डाल सकता। टैक्स अवॉइडेंस करना लीगल है बट इलीगल नहीं है। लॉफुल इन द फॉर्म बट अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ लॉ, जैसे कि बताया कानूनी ठीक है पर अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ लॉ वो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू में लॉस करता है। कोर्ट में डिसअप्रूव सच प्रैक्टिसेस, कोर्ट जो होते हैं वो इन सब प्रैक्टिस को करने से मना करते हैं। जैसे कि शोइंग इनकम इन द नेम ऑफ रिलेटिव इन अ लोअर टैक्स स्लैब टू रिड्यूस टैक्स बर्डन,
ठीक है, आप क्या करते हो, आपकी जो इनकम है वो किसी अपने कुछ घुमा फिरा के जो आपका रिलेटिव है उसके उसमें दिखा देते हो कि इस पे कम टैक्स लगे। ठीक है, ये करने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छी बात है, टैक्स अवॉइडेंस अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये इलीगल भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है टैक्स इवेजन, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है, जो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे कि बताया, टैक्स इवेजन ये इलीगल भी है और पनिशेबल भी है, इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। ठीक है, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट है यही, टैक्स इवेजन मीन्स इलीगल नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय हाइडिंग इनकम, मतलब कि इसमें झूठी इनकम दिखाना, गलत इनकम दिखाना, या अपनी इनकम को हाइड कर देना, या झूठे डॉक्यूमेंट दिखाना कि भाई मैंने तो इतना पैसा कमाया ही नहीं है, मैं क्यों टैक्स भरूं। ये सब करते हैं ताकि टैक्स से बचा जा सके। ये कम्प्लीटली इलीगल है। इसमें इसमें अब हाँ, जो लोग होते हैं वो अपनी इनकम को हाइड करते हैं या फिर गलत इनकम दिखाते हैं। ठीक है, फॉल्स और फेक डॉक्यूमेंट्स का, अकाउंट्स का और डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करा जाता है ताकि टैक्स ना भरना पड़े। ठीक है, इससे जेल भी हो सकती है, पेनल्टी भी लगती है, और बहुत कुछ गलत हो सकता है आपके खिलाफ, गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। क्रिमिनल ऑफेंस होता है ये एक। कॉज हैवी लॉस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो जो जहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाती है उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि हर कोई टैक्स से बचने की कोशिश करता है। स्ट्रिक्ट एक्शन कैन बी टेकन, वही है जो मैंने बताया। एग्जाम्पल, नॉट शोइंग कैश इनकम, भाई आपने कैश में पैसा कमा लिया, अब उसका तो कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं है, ऑनलाइन तो कोई आपको पेमेंट करके जाएगा, वो तो तुरंत आ जाएगा कि भाई इसको ऑनलाइन पैसे रिसीव हुए हैं, लेकिन कैश में पे किया, कैश किसको पता चल रहा है? कोई बिल विल कुछ नहीं बनेगा तो कैश किसको पता चल रहा है? सो कैश इनकम आपने अर्न करी, वो छुपा दिया आपने कि भाई मैंने तो कुछ कैश लिया ही नहीं, मैं तो सारा ऑनलाइन करा है। सो ये एक टैक्स इवेजन है, इसमें आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको जेल हो सकती है, और ये इलीगल है। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी लॉ। सो अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 1000 करवा दो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब। ये कंपोजिशन स्कीम इज सिंपल एंड ऑप्शनल स्कीम अंडर जीएसटी, एक तरीके की ऐसी स्कीम है जीएसटी के अंदर जो कि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए होते हैं। जनरली छोटी कंपनी के लिए, जो बहुत छोटी होती है ना, स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनके लिए होती है, ताकि उन पे जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो सके। फिक्स्ड लो रेट ऑन टर्नओवर, मतलब कि जैसे कि अगर कोई बड़ी कंपनी है, उसने 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, तो सपोज जीएसटी हो गया आपका 25%, तो वो कंपनी 25,000 रुपये किसे पे करेगी? गवर्नमेंट को पे करेगी। लेकिन वो जो 25,000 रुपये का जो टैक्स है वो किससे कलेक्ट करेगी? लोगों से कलेक्ट करेगी। कोई रेस्टोरेंट है, वो भाई अपने खाने पे टैक्स चार्ज करता है, तो टैक्स तो हम लोग ही भरते हैं ना, जो खाना खाते हैं। तो वो जो टैक्स कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को देते हैं। तो ये जो कंपोजिशन स्कीम होता है, इसके अंदर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो कहते हैं कि भाई आप जो भी सामान बेच रहे हो उस पे आप अपने लोगों से क्या बोलते हैं कि टैक्स कलेक्ट मत करो। आप सीधा, आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, आप हमें 1% या 2% या 3% दे देना सीधा। ठीक है, ठीक है, अगर उसने 1 लाख रुपए का सामान बेचा, तो अब वो क्या करेगा? वो 3,000 रुपये जाके गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन पहले क्या करना पड़ रहा था उसे, अगर ये स्कीम अडॉप्ट नहीं करेगा वो, तो पहले 1 लाख रुपए का वो सामान जो बेचेगा उस पे फिर वो क्या करेगा, जिन जिन लोगों को सामान, मान लो उसने खाने का रेस्टोरेंट था, उसने सेल्स करी 1 लाख की, उस पे उसने टैक्स भी तो कलेक्ट करा होगा, हर एक फूड आइटम पे टैक्स लगा लगा के सारा कलेक्ट करा होगा। अब वो सारा टैक्स गवर्नमेंट को देगा जाके। सो इसके अंदर ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऊपर से टैक्स लायबिलिटी भी, थोड़ा टैक्स जो होता है वो कम पे करता है। ठीक है, ताकि बिजनेस भी ठीक ठाक चल सके। सो टैक्स का बर्डन भी कम आता है। ऊपर से कस्टमर से पहले कलेक्ट करो, फिर उसको टैक्स फाइल करो, फिर गवर्नमेंट में टैक्स सबमिट करो। इन सब करने से बढ़िया वो बोलता है कि भाई मेरी 1 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की सेल्स हुई है, मैं आपको 1%, 2%, 5% इतना टैक्स दे रहा हूँ, बात खत्म। जो भी स्कीम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, जो भी एलिजिबिलिटी, जो भी लिमिट होती है, जो कुछ भी होता है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स भर देता है। ये होता है कंपोजिशन स्कीम। लेकिन जीएसटी के अंदर उसे क्या करना होता है, पहले वो टैक्स कलेक्ट करेगा, और ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ता है उसको, ज़्यादा टैक्स भरेगा। लेकिन यहाँ तो फिक्स टैक्स भरता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इसके। ये जो स्कीम है ये स्मॉल बिजनेस के लिए
करी गई है डिज़ाइन, ये एक ऑप्शनल है, ठीक है, उसे वो चाहे इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं, वरना वो चाहे तो डायरेक्ट जीएसटी पे कर सकते हैं। टैक्स जो होता है वो फिक्स परसेंटेज पे करा जाता है उनके टर्नओवर पे, जितना भी उन्होंने कमाया, ठीक है। द कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कस्टमर, इसके अंदर वो जो बिजनेस है वो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो उसने तो क्या कहा है कि भाई जितने की मेरी सामान की बिक्री होगी उस पर मैं डायरेक्ट दे दूंगा आपको। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता इसके अंदर, वो क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा। कंपोजिशन डीलर्स मस्ट इशू अ बिल ऑफ सप्लाई नॉट अ टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होता है कि इतना सप्लाई हुआ है, टैक्स इनवॉइस नहीं करना पड़ता। फ्यूअर रिटर्न्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई एंड ई कॉमर्स सेल्स आर जनरली नॉट अलाउड, मतलब कि किसी और आप स्टेट में भेज रहे हो वो अलाउड नहीं है, और ई कॉमर्स ऑनलाइन सेल कर रहे हो अपने सामान को उस वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अपने स्टेट के अंदर ही सामान का सप्लाई होना चाहिए, उस पे ही आप दे पाओगे। अगर किसी बाहर के स्टेट में या कहीं और दे रहे हो तो आपको फिर नॉर्मल जीएसटी की तरह भरना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स डेट हैव बीन सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। सो देखो, पहले जीएसटी के आने से पहले ये जो जीएसटी था ये 1 जुलाई 2017 में आया था। इसके आने से पहले ना बहुत सारे अलग अलग टैक्स लगते थे, ठीक है, जिसकी वजह से जो टैक्स पेयर था उसको भी बहुत दिक्कत होती है कि भाई इस पे अलग टैक्स लगाओ, इस पे अलग टैक्स लगाओ, इस पे अलग टैक्स लगाओ। टैक्स डिपार्टमेंट हर किसी को दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि बहुत अलग अलग टैक्स थे, बहुत अलग तरीके के टैक्स थे। लेकिन अब जीएसटी आने की वजह से क्या हो गया, सारा एक ही टैक्स बना दिया कि भाई सब में एक ही टैक्स, सिंगल टैक्स लगा दिया, ठीक है। सो सबस्यूम टैक्स आर दोज इनडायरेक्ट टैक्स दैट वर मर्ज इनटू जीएसटी। सो वो टैक्सेस थे जो जीएसटी में मिल गए, ठीक है। सो ये सेंट्रल टैक्स जो पहले सेंट्रल टैक्स लगाती थी जो अब जीएसटी में इंक्लूड हो गए, जैसे कि सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्सरसाइज ड्यूटी, और भी है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। सो ये सारी जो टैक्सेस थे ये पहले अलग अलग लगते थे, लेकिन अब जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं। अब आते हैं स्टेट के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते थे, अब वो जो जीएसटी के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं। सो पहले स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो कौन से टैक्स लगाती थी, वैल्यू एडिड, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, ये सारे टैक्स लगाती थी। अब इन सबको किस में मिला दिया, जीएसटी में, ठीक है। सो जो ऊपर के टैक्स थे वो सारे सेंट्रल के थे जो अब जीएसटी में मिला दिए, और जो नीचे के वो स्टेट के थे, ये सारे जो टैक्सेस थे ये पहले लगते थे, अब इन सबको मिला के एक जगह कर दिया, वो है जीएसटी, ठीक है। सो ये था एक क्वेश्चन बेसिक सा, कर लेना, इनको भी देख लेना, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कस्टम लॉ। सो कस्टम लॉ क्या है? कस्टम लॉ इज इन इंडिया इज गवर्न बाय द कस्टम एक्ट 1962। इट डील्स विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, मतलब कि जो भी हमारे देश में सामान आया और जो भी हमारे देश से दूसरे देश में सामान गया, ये उसमें डील करते हैं। इनका काम होता है कि बाहर के देश के साथ जो ट्रेड है वो बना रहे, फॉरेन ट्रेड को ये मैनेज करते हैं, रेगुलेट करते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे बाहर के देश से जो हमारे देश में सामान आया उस पर कुछ ड्यूटी लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी, और पैसा कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के लिए, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है और गवर्नमेंट हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है, ठीक है। ये और क्या काम होता है कस्टम लॉ का, भाई कुछ इलीगल ट्रेड, कुछ इलीगल ड्रग या कुछ भी ऐसा सामान हमारे देश में ना आए, स्मगलिंग ना हो। प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन, बाहर के देश की कंपनी का सामान आके ऐसा ना हो कि हमारे देश में भी वो सामान बनता है, ठीक है। मान लो हमारे देश में एक पेंसिल बन रही है, ठीक है, और बाहर के देश में भी एक पेंसिल बन रही है, बाहर के देश से वो पेंसिल हमारे इंडिया में आना शुरू हुई, ठीक है। हमारे जो देश के जो लोग थे उनको वो वाली पेंसिल जो बाहर से आ रही थी वो अच्छी लगी, तो वो क्या करेंगे, हमारे जो देश में पेंसिल बन रही थी, हमारे देश की जो कंपनी बना रही थी इंडिया की, उनकी पेंसिल खरीदना कम कर देंगे और बाहर की खरीदेंगे। सो ये सब ना हो कि हमारे देश का ही सामान खरीदा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सो ये भी काम करते हैं कि अनफेयर कंपटीशन ना हो, भाई लिमिटेड ही सामान आए, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं वो बाहर के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए। इंश्योर कंप्लायंस विद ट्रेड पॉलिसी, जो भी ट्रेड पॉलिसी बनी हुई है कि भाई उनसे कंप्लायंस को देखते हैं कि भाई कुछ इलीगल काम तो नहीं कर रहे, या सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ रूल्स को ब्रेक तो नहीं कर रहे, ये सब। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कस्टम अथॉरिटीज़ अंडर सीबीआईसी। सो ये जो होता है कस्टम लॉ, ये एडमिनिस्ट्रेट करा जाता है कस्टम अथॉरिटीज़ के द्वारा जो कि सीबीआईसी में आती है, ठीक है।
नेक्स्ट है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी इज लेविड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। जो भी सामान हमारे देश में आया बाहर के देश से और यहाँ से बाहर गया, उन पे कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है। लेवी इज इम्पोज अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962। ये भी आप लिख के आ सकते हो, इनको भी पढ़ सकते हो कि आ गया तो ये भी सेक्शन लिख सकते हो। सो ये जो ड्यूटी होती है इम्पोज करी जाती है सेक्शन 12 के अंदर कस्टम एक्ट 1962। ड्यूटी इज चार्ज एट रेट्स गिवन इन द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। सो जो भी टैरिफ इस कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर जो भी रेट्स लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ड्यूटी लगाई जाती है। इम्पोर्ट ड्यूटी इज मोर कॉमन देन एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब जब बाहर के देश से हमारे देश में सामान आता है ना, वो ज़्यादा कॉमन होती है। हमारे देश से बाहर के देश में सामान जा रहा है उस पर इतना वो नहीं है फोकस, पर ज़्यादा फोकस किस पे है, जो बाहर के देश से हमारे देश में सामान आता है। ठीक है। ड्यूटी बिकम पेबल व्हेन गुड्स एंटर इंडियन टेरिटरी। सो पेमेंट ऑफ ड्यूटी कब रिक्वायर होती है, बाहर के देश से जैसे ही हमारे देश में इंडियन टेरिटरी में सामान उतरा तुरंत उस पर ड्यूटी लगेगी। पेमेंट ऑफ ड्यूटी इज रिक्वायर्ड बिफोर क्लियरेंस ऑफ गुड्स। मतलब कि गुड्स के क्लियरेंस होने से ही पहले ही पेमेंट की जो ड्यूटी होती है वो ज़रूरी होती है, पेमेंट करनी होती है। उसके बाद सामान उतरेगा, फिर सामान को चेक करा जाएगा, फिर क्लियरेंस मिलेगी, फिर वो सामान पास हो जाएगा, फिर वो इंडियन टेरिटरी में आ जाएगा और सेल होने के लिए रेडी रहेगा। कलेक्शन इज डन बाय कस्टम डिपार्टमेंट। सो कस्टम डिपार्टमेंट कलेक्शन करता है कस्टम ड्यूटी का पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट पे या बॉर्डर्स पे। ठीक है। गुड्स आर रिलीज ओनली आफ्टर ड्यूटी पेमेंट एंड कंप्लाइंस। जैसे ही ड्यूटी की पेमेंट हो जाएगी, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट हो जाएगी और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है उनकी कंप्लाइंस पूरी हो जाएगी, भाई सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करे हैं, उसके बाद ही गुड्स को रिलीज करा जाएगा और इंडियन टेरिटरी में लाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम्स। द टैक्सेबल इवेंट इन द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है। सो जो टैक्सेबल इवेंट होते हैं वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे ही होते हैं। इम्पोर्ट मीन्स, इम्पोर्ट का मतलब वही है जब हम बाहर के देश से सामान अपने इंडिया में लेके आ रहे हैं। ठीक है। और एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि जब हम अपने देश से सामान कोई भी गुड्स बाहर लेके जाते हैं। ठीक है। ये होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बेसिक ये तो पता ही है। ड्यूटी इज अट्रैक्टेड व्हेन गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर। ड्यूटी कब आती है, जब वो कस्टम बैरियर को क्रॉस करती है, वही जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। फॉर इम्पोर्ट टैक्सेबल इवेंट अकर व्हेन गुड्स एंटर इनटू इंडियन टेरिटरी वाटर्स। मतलब टैक्सेबल इवेंट कब आएगा, सपोज टैक्सेबल इवेंट कब होगा, जब वो जो सामान है वो इंडिया टेरिटरी के अंदर आ जाएगा, सिंपल है। और एक्सपोर्ट कब होगा, एक्सपोर्ट पे कब लगेगा, एक्सपोर्ट टैक्सेबल इवेंट कब होगा, जब वो हमारे देश को सामान छोड़ के चला जाएगा, तब हो जाएगा टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट डिटरमाइन लायबिलिटी टू पे ड्यूटी। टैक्सेबल जो इवेंट होता है वो हमें ये बताता है कि कितनी ड्यूटी पे करी जाएगी। विदाउट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नो कस्टम ड्यूटी इज पेबल। भाई जब इम्पोर्ट ही नहीं, कुछ इम्पोर्ट ही नहीं हुआ, कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, तो कस्टम ड्यूटी किस बात की। ठीक है। सो ये है। उसके बाद आता है वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स। मतलब कि जो भी सामान इंपोर्ट हो रहा है या जो भी सामान एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी वैल्यू कैसे करी जाएगी कि भाई इस पर कितनी ड्यूटी लगेगी, कितने पे ड्यूटी लगेगी, वो कैसे डिसाइड करी जाती है कस्टम के द्वारा। सो इसमें जो मैंने डिस्कस किया ये बेसिक साइन के दूसरे तरीके भी होते हैं। ठीक है। सो ये ओवरऑल एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक एग्जांपल है कि भाई ऐसे वैल्यू डिसाइड करी जाती होगी। ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ इम्पोर्टेंट गुड्स में कैसे हो गया, वैल्यूएशन इज डन टू कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी। भाई वैल्यू करी ही इसलिए जाती है कि भाई हम कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट कर सकें कि कितनी कस्टम ड्यूटी हमें लेनी है। ठीक है। नॉर्मली बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू कि भाई जितने का ट्रांजैक्शन हुआ है, मान लो बाहर के देश से 1 लाख रुपए का सामान हमारे इंडिया में आया तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगा देंगे। जनरली इस पे कस्टम ड्यूटी लगती है, लेकिन और भी तरीके होते हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। वही कॉस्ट इंक्लूड फ्रेट, इंश्योरेंस एंड लोडिंग चार्जेस गवर्न बाय कस्टम वैल्यूएशन रूल 2007। इफ ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव मेथड्स आर यूज। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करी जाती तो कुछ और मेथड भी यूज करे जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। जो वैल्यूएशन करा जाता है वो फेयर और जेन्युइन होना चाहिए और होता है। ठीक है। कस्टम अथॉरिटीज हैव पावर टू रिजेक्ट इनकरेक्ट वैल्यू। मतलब कस्टम अथॉरिटी के पास इतनी भी पावर है कि अगर बाहर के देश से कोई सामान हमारे इंडिया में लेके आया और वो उस सामान की गलत वैल्यू बता रहा है या कम वैल्यू बता रहा है ताकि कस्टम ड्यूटी कम लगे,
तो वो कस्टम ड्यूटी के अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो उसको मना कर सकती है कि भाई हम वैल्यू अपने हिसाब से करेंगे और हम बताएंगे कितना टैक्स भरेगा तू, ठीक है। अब गुड्स मान लो गुड्स 1 लाख रुपए के हैं और फ्रेट चार्जेस जो है वो 10,000 रुपए के, इंश्योरेंस उस गुड्स का 5,000 रुपए का हुआ, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1,15,000। अब जो हमारे इंडिया की जो कस्टम है वो 1,15,000 रुपए पे कस्टम ड्यूटी चार्ज करेगी, जितने भी रेट होंगे कि भाई 10%, 5%, 15%, जितनी भी कस्टम ड्यूटी चार्ज करनी होगी वो उतने करेंगे जितना भी इनके लॉ में कानून में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। ये जनरली इस पे इतना फोकस नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमारे देश में सामान आ रहा है जनरली उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, हमारे देश से जा रहा है वो तो और अच्छी बात है कि भाई हम दूसरे देश में जाके बिके सामान। वैल्यू इज बेस्ड ऑन एफओबी, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। एफओबी इंक्लूड कॉस्ट ऑफ गुड एंड लोडिंग चार्जेस। सो वैल्यूएशन कैसे करा जाता है एक्सपोर्ट का? भाई जो भी गुड्स की वैल्यू है और जितने भी लोडिंग चार्जेस लगे हैं उसको प्लस कर देते हैं और उस पर लगा देते हैं चार्जेस। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन इंश्योर प्रॉपर ड्यूटी कैलकुलेशन, वही अंडर इनवॉइसिंग इज स्ट्रिक्टली चेक। ये सब इनवॉइसिंग जो बिल्स होते हैं ये सब अच्छे से चेक करे जाते हैं। गवर्न बाय एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल, ये जो होता है वैल्यूएशन एक्सपोर्ट जो गुड्स होती है ये एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग इनके द्वारा गवर्न करा जाता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू इज नॉर्मली एक्सेप्टेड, मतलब हमारे देश से कोई 1 लाख रुपए का सामान गया उस पे ही कस्टम ड्यूटी लगा देंगे, बस ज़्यादा कुछ नॉर्मली इतना ही यही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई ठीक है इतना ही लगा देते हैं। इंश्योर कंप्लायंस विद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कि भाई बाहर के देश की जो भी ट्रेड पॉलिसी है उसके कंप्लायंस फॉलो होनी चाहिए बस, ठीक है। सो ये हो गया कि हम अपने देश के, हमारे देश में अगर कोई सामान आ रहा है उसकी वैल्यू निकाल के, ठीक है, उस पर कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी वो देखते हैं। उसकी वैल्यू कैसे करते हैं कि भाई इतने पे कस्टम ड्यूटी लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट है रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी। वही रिफंड मीन्स रिटर्न ऑफ एक्सेस कस्टम ड्यूटी पेड, भाई किसी ने कस्टम ड्यूटी ज़्यादा पे कर दी उसका जो रिफंड है वो हो जाना, ठीक है। जो क्लेम होता है रिफंड का वो 1 साल के अंदर ही, अगर आपने आज पे किया कस्टम, आपको पे करना था 10,000 रुपये कस्टम ड्यूटी वालों को, आपने पे कर दिया 20,000 रुपये, ठीक है, या 15,000 रुपये गलती से पे कर दिया, तो आप 1 साल के अंदर ही उनको बोलना कि भाई मैंने इतना पे कर दिया था मुझे वापस चाहिए, ठीक है। रिफंड इज अलाउड ओनली इफ ड्यूटी वॉज रॉन्गली पेड, रिफंड तभी अलाउड है जब आपने गलती से गलत पेमेंट कर दी हो, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट अप्लाइज। रिफंड इज क्रेडिटेड टू एप्लीकेंट और कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जो रिफंड होता है वो क्रेडिट होता है एप्लीकेंट के कंज्यूमर वेलफेयर फंड के अंदर चला जाता है, डायरेक्ट अकाउंट के अंदर नहीं आता। प्रॉपर डॉक्यूमेंट जमा करे जाते हैं रिफंड लेने के लिए। रिकवरी ऑफ कस्टम ड्यूटी वही है कि भाई किसी ने कस्टम ड्यूटी कम पे करी हो या बिल्कुल ही पे ना करी हो, सो उससे पैसों की रिकवरी करना, कस्टम ड्यूटी की रिकवरी करना ये होता है। ये जो होता है ये गवर्न करा जाता है सेक्शन 28 के अंदर कस्टम एक्ट के। कस्टम्स कैन इशू अ डिमांड नोटिस, वो डिमांड नोटिस इशू करते हैं, ठीक है, फिर करते रिकवरी जाके उस पर, जब करते हैं ना पैसों की रिकवरी कि भाई तूने हमारी कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी, उस पर कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं, कुछ पेनल्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लिमिट भी एक होती है, टाइम लिमिट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिफॉल्ट, कि भाई उसने कैसा डिफॉल्ट करा है उस पर भी टाइम लिमिट डिपेंड करती है। एक्सटेंडेड पीरियड अप्लाइज इन केस ऑफ फ्रॉड और सप्रेशन, ठीक है, फ्रॉड या कुछ ऐसा हुआ है तो उसके लिए भी वो कुछ एक लंबा समय दे देते हैं रिकवरी करने के लिए। रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम गुड्स और पर्सन लायबल, लीगल एक्शन में बी टेकन इफ ड्यूटी इज नॉट पेड, ये सब, ठीक है। ये तो बेसिक्स है तो कर लोगे आप। नेक्स्ट है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होती है? जीएसटी काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी अंडर जीएसटी इन इंडिया। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि रिकमेंड करती है पॉलिसी, रेट्स एंड रूल्स रिलेटेड टू जीएसटी। भाई जीएसटी में जो पॉलिसीज बनेगी, जो रेट्स होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। द जीएसटी काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर जीएसटी मैटर्स, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी मैटर्स के लिए। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती है वो इस बॉडी की चेयरपर्सन होता है, ठीक है।
स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो इस काउंसिल के मेंबर होते हैं, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। इट डिसाइड जीएसटी टैक्स रेट, कि भाई जीएसटी टैक्स रेट, जीएसटी का जो जो टैक्स रेट है वो ये सारा करती है डिसाइड, कि भाई गुड्स पे सर्विस पे कितना टैक्स लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पशन कहाँ मिलेगी, थ्रेशोल्ड्स एंड लॉज अंडर जीएसटी, ये इन सबको रिकमेंड करती है टैक्स के अंदर, ठीक है। इट रिजोल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी भाई लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि मैं तो इतना टैक्स लूंगा, मैं इतना लूंगा, उस सब को भी ये सॉल्व करती है, ठीक है। ये सब तो ओवरऑल ये एक ऐसी बॉडी है जो सब डिसाइड करती है, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी जीएसटी से रिलेटेड। आप ये भी लिख के आ सकते हो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है, और जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी लिख सकते हो। और ये भी लिख सकते हो कि ये कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 279A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो ये सब। नेक्स्ट है जीएसटी नेटवर्क, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द जीएसटी नेटवर्क इज द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म दैट मैनेज द ऑनलाइन जीएसटी सिस्टम इन इंडिया। समझ में आ गया होगा। जो जीएसटी नेटवर्क होता है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होता है जो कि जीएसटी सिस्टम को मैनेज करता है ओवरऑल, ठीक है। जीएसटी नेटवर्क इज नॉन प्रॉफिट कंपनी, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। इट प्रोवाइड द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जीएसटी। भाई जीएसटी जो ऑनलाइन पेमेंट होती है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो आप जीएसटी के लिए, ठीक है, अंडर जीएसटी। इलेक्ट्रॉनिक आप जीएसटी रिटर्न को फाइल करते हो, टैक्स पेमेंट करते हो, रिफंड का प्रोसेस होता है। बैंक्स, आरबीआई, टैक्स पेयर, टैक्स अथॉरिटीज़, ठीक है, इन सबको आपस में कनेक्ट करता है। डाटा सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है, ट्रांसपेरेंसी, मैनुअल वर्क को रिड्यूस करता है, ठीक है। सो ये सारा का सारा जो काम है ये इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के द्वारा संभाला जाता है, जितना भी टैक्स से रिलेटेड होता है। और टैक्स से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा मैंने बता दिया है। टैक्स पेमेंट, रिफंड, टैक्स पेयर्स, टैक्स अथॉरिटीज़, बैंक, इन सबको आपस में जोड़ना, इस ये सारा काम कौन करता है? जीएसटी नेटवर्क, ठीक है। एग्जांपल, व्हेन अ बिजनेस फाइल GSTR1 और GSTR3B ऑनलाइन, इट इज डन थ्रू जीएसटी एंड पोर्टल, ठीक है। सो इस पोर्टल के थ्रू ये सारा काम करा जाता है। जीएसटी फाइलिंग सब इससे ही होती है। नेक्स्ट है अमेलगमेशन, क्या होता है? डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो ये क्या होता है? द मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद अनदर कंपनी, मतलब एक या दो कंपनी का मर्ज हो जाना दूसरी किसी कंपनी से, ठीक है। या फिर द मर्ज ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, दो कंपनी है ए और बी, ये दोनों आपस में मिल गई और इन दोनों ने आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने सी, ठीक है। या फिर ए और बी, इन दोनों ने ये आपस में मिल गए और इन्होंने क्या नाम रखा? ए बी लिमिटेड, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सारी इनकी आपस में कंबाइन हो जाती है, जितनी भी लायबिलिटी होती है वो भी सारी आपस में कंबाइन हो जाती है। शेयर होल्डिंग एटलीस्ट 75% इन वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर मार्केट में उसके 100 शेयर है तो 75% होने चाहिए, ठीक है, of the amalgamation company other than shares already held by the amalgamated company become shareholder of the amalgamated company, ठीक है। सो वो ये कि अगर मेरे साथ कोई दूसरी दो कंपनी कंबाइन हो रही है, मर्ज हो रही है, मेरे पास उनके 75% शेयर होल्डिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक। अब आगे करते हैं। और इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स हमेशा कम ही आते हैं, और जो न्यूमेरिकल आएंगे वो मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज अंडर द कस्टम एक्ट, मतलब कि कौन कौन सी ड्यूटी चार्ज करी जाती हैं जब बाहर के देश से हमारे देश में सामान आता है। एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, जो बेसिक सामान आया 1,00,000 रुपए का, कस्टम वालों ने बोला कि भाई हमें तो 10% या 5% इस पर ड्यूटी लगानी है, तो हमें तो चाहिए भाई, हमें अपना हमारे देश में सामान बेचोगे तो हमें तो लेंगे, ठीक है। तो 1,00,000 का सामान आया और 10% ले लिया, तो क्या हो गया? बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी होगी? 10,000 की, वो कलेक्ट कर ली। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो, एक होता है इंटर स्टेट सप्लाई, एक होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब होता है कि हमने कोई सामान, मेरठ में वो सामान बना था, मेरठ से वो सामान हमने समझो मुंबई भेज दिया, समझो किसी और स्टेट में भी, मध्य प्रदेश भेज दिया, राजस्थान भेज दिया, गुजरात भेज दिया। सो जो सामान हमारे यहाँ बना था उत्तर प्रदेश में, वो हमने किसी और स्टेट में भेज दिया, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई
जो हमारे स्टेट के अंदर ही होगा। जैसे कि हमने मेरठ में कोई सामान बनाया और मेरठ से वो सामान कहाँ भेज दिया, लखनऊ भेज दिया, नोएडा भेज दिया। सो ये क्या हो गया, ये हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही आगे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, एक होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे ही एक होता है आईजीएसटी, ये आगे वो आएगा, मैं बता दूंगा। सो आईजीएसटी जो होता है वो ट्रीट करा जाता है कि बाहर के देश से हमारे देश में कोई सामान आया है तो हम तो भाई उसको ऐसा स्टेट, ऐसा इंटर स्टेट सप्लाई ट्रीट करेंगे कि क्यों, क्योंकि बाहर के देश से हमारे देश में सामान आ रहा है। तो ये एक ड्यूटी कौन सी होती है, आईजीएसटी लगाया जाता है। ठीक है, एक तो ये ड्यूटी हो गई, एक बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज करी जाती है, दो ड्यूटी हो गई आपकी। ठीक है, क्यों, देखो इंटर स्टेट सप्लाई में जब हम अपने स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सामान भेजते हैं तो सिर्फ आईजीएसटी चार्ज होता है। सपोज आईजीएसटी है 18%, तो हम 1 लाख पे 18% लगा देंगे। अब सपोज हमने मेरठ से सामान भेजा नोएडा में, तो ये कौन सा सप्लाई हो गया, ये हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सपोज 20% जीएसटी है, उसमें से 10% जाएगा, 10% लगाएंगे एसजीएसटी, 10% लगाएंगे सीजीएसटी, जो जाएगा कुछ पैसा जाएगा सेंट्रल के पास टैक्स का, कुछ जाएगा स्टेट के पास। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर सरचार्ज। मतलब कि जैसे बाहर के देश से हमारे देश में कोई सामान आया, ठीक है, हमने उस पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगाया कि भाई तुम्हें इतना देना पड़ेगा। मान लो 10,000 पे 10% लगाया तो 1,000 रुपये हो गया। इसका मतलब जो ये 1,000 रुपये हमने कलेक्ट किया है ना सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगा के, ये हमारे देश की सोशल वेलफेयर स्कीम में फंड किया जाएगा। वहाँ पर ये पैसा भेजा जाएगा, जो भी आपसे हमने सोशल वेलफेयर सरचार्ज कलेक्ट किया है ये सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए जाएगा पैसा इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अगर बाहर के देश से कोई सामान आया उस पर फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, जैसे चाइना है, चाइना ना जो सामान 100 रुपये का हमारे देश में बनता है, चाइना उसको 80 रुपये में बना के, ठीक है, या 50 रुपये में बना के 60 रुपये में हमारे देश में भेज देता है। अब खुद सोचो, मान लो हमारे देश में वो सामान बन रहा है 100 रुपये का, ठीक है, और चाइना उसको हमारे देश में सेम प्रोडक्ट को 70 रुपये में भेज रहा है, तो हमारे देश के जो लोग हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, चीप प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, तो वो चाइना का सामान ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये जो चाइना का सामान है अगर ये महंगा हो सके, इसको करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। क्यों, क्योंकि जो चाइना होता है ना, ये स्टील के साथ हुआ था। जो चाइना होता है वो सस्ते सस्ते प्राइस में बहुत सारी बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट को डंप करता है, हमारे देश को भेजता रहता है बहुत ही कम प्राइजेस पे, ताकि हमारे यहाँ इससे क्या होता है, हमारे देश के जो इंडस्ट्रीज होती है ना उन पे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, उनके सामान कोई खरीदता नहीं है, चाइना का सामान खरीद लेते हैं। नेक्स्ट है सेफ गार्ड ड्यूटी। वही हमारे देश की जो डोमेस्टिक जो यहाँ की कंपनी है, जो छोटी मोटी कंपनी है, जो हमारे देश की कंपनीज है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए बाहर के देश के प्रोडक्ट से सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है। अगर एकदम से ही इंपोर्ट बढ़ जाते हैं ना, हमारे देश में ज़्यादा सामान आने लगता है, तब सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई जाती है, एकदम से ही जब बढ़ जाता है। ठीक है, ये टेम्पररी होता है नेचर में, ये कभी लगा दी कभी नहीं लगा दी, ये सब। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ये ड्यूटी वो होती है हमारे देश की इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सेफ गार्ड ड्यूटी और प्रोटेक्टिव ड्यूटी में ये कि वो टेम्पररी नेचर होती है, और वो सेफ गार्ड ड्यूटी तब लगाई जाती है जब एकदम से इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। प्रोटेक्टिव ड्यूटी हो सकता है कि लगी रहे, ठीक है, ताकि जो बाहर के देश का जो सामान है ना वो हमारे देश में आके हमारे देश की कंपनी को नुकसान ना पहुंचाए। भाई बाहर के देश की कंपनी अच्छे से, चाइना जो है वो सामान जो है कम पैसों में अच्छा सामान हमारे देश में अगर पहुंचा देगा, चाइना के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, पर अगर वो कम प्राइस पे पहुंचा देगा तो यहाँ के जो लोग हैं वो चाइना का सामान ज़्यादा खरीदेंगे। सो हमारे देश के कंपनियों को बचाने के लिए बाहर के देश के सामान से प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाती है। नेक्स्ट है इमरजेंसी ड्यूटी और नेशनल क्लेमिटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी। सो ये ड्यूटी क्या होती है, देखो अगर हमारे देश में कोई नेशनल क्लैमिटी आ गई है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सो ये ड्यूटी तब लगाई जाती है। बाहर के देश से कोई भी सामान आ रहा है उस पर लगा देंगे, हम तो भाई एनसीसीडी लगा रहे हैं,
जो भी पैसा हम इस ड्यूटी से कलेक्ट करेंगे, इस ड्यूटी को लगा के, वो सारा हम जितनी भी नेशनल क्लेमिटी आई है हमारे देश में, फ्लड आ गया है या अर्थक्वेक आया है, ये सारा जो पैसा कलेक्ट करा हुआ है ये इन सब में जाएगा और कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ फ्लड, अर्थक्वेक या जो जो भी नेशनल क्लेमिटी आई है उसको, उससे बचने के लिए, उससे थोड़ा हेल्प मिल सके, ये सारा पैसा वहाँ जाएगा। ठीक है, या कोई नेचुरल आगे डिजास्टर आ गया उससे बचने के, उसको उसका जो इफेक्ट है, उस पर जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए हम तुमसे पैसा चार्ज करेंगे। ये जनरली ऐसे प्रोडक्ट पे लगाया जाता है जैसे कि आपका हो गया टोबैको, हो गया सिगरेट्स, हो गया पान मसाला, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट पे लगाया जाता है ताकि अगर किसी देश में या हमारे देश में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो उसकी भरपाई कर सके, यहाँ से पैसा कलेक्ट करके, ये ड्यूटी तब लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ, आपको समझ में आ ही जाएगा पूरा, बाकी फिर इसको आप देख लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बस एग्जाम्पल दूंगा मैं। जैसे कि आपने कोई 10,000 रुपये का सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, कोई चीज़ बनाने के लिए, सपोज सैंडविच बनाने के लिए आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 रुपये का, कि भाई मैं तो सैंडविच बना के बेचूंगा। सो आपने 10,000 रुपये का लिया रॉ मटेरियल, और उस रॉ मटेरियल पे आपने कुछ टैक्स पे किया होगा। भाई जो वो बंदा है उससे गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा होगा रॉ मटेरियल पे, तो आपने सपोज 10,000 रुपये पे आपने 5% भर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। ठीक है, अब आपने जिस बंदे से सामान लिया था उसको आपने कितनी पेमेंट करी, 10,500 रुपये। 10,000 वो बंदा अपनी जेब में डालेगा, 500 रुपये वो बंदा आपसे कलेक्ट करके एज अ GST गवर्नमेंट को दे देगा जाके। ठीक है, सिंपल, इतनी स्टोरी समझ में आ गई। अब आगे, आपने जो वो रॉ मटेरियल उससे लिया था उसको बना के सपोज आपने बेक दिया। ठीक है, आपने 10,000 रुपये का सामान लिया था, आपने उसका सैंडविच बनाया और आपने उसको बेच दिया आगे। ठीक है, किसी फूड पैकेजिंग कंपनी को बेच दिया, या जो भी करा आपने वो आगे बेच दिया, और आपने बेच के उस पर 20,000 रुपये का आपने वो सामान बेच दिया। अब सपोज गवर्नमेंट ने उस पर भी सेम टैक्स लगा दिया, या मान लो आपने सैंडविच बना के बेच दिया था तो गवर्नमेंट ने कहा तुम थोड़ा ज़्यादा दे दो, सैंडविच बना दिया तुमने इसका, तो गवर्नमेंट ने कहा तुम 10% दे दो, चलो ठीक है। तो 20,000 रुपये पे आप, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स मांगा, 10%। अब गवर्नमेंट को आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2,000 एज अ GST देना पड़ेगा। लेकिन आप क्या बोलोगे कि भाई 500 रुपये तो, जो ये सैंडविच बना है ना, इस पे जो रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, 500 रुपये तो पहले ही पे करके आ चुका हूँ GST, 500 रुपये उसे भी GST दिया मैंने। ठीक है, वो भी आपने कलेक्ट कर लिया, अब आप मुझसे 2,000 भी ले रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई 2,000 रुपये नहीं दूंगा मैं दूंगा 1,500 रुपये। क्यों, 500 रुपये तो पहले ही GST पे करके आ चुका हूँ, ये जो सामान जिसका सैंडविच बना है इस पे 500 रुपये तो पहले ही टैक्स दे चुका हूँ मैं उस बंदे को जिससे सामान लिया था, और उसने टैक्स कलेक्ट करके आपको दे दिया, तो मैं दोबारा से 2,000 रुपये थोड़ा ना दूंगा। तो वो क्या करेगा, वो जो 2,000 रुपये का टैक्स बैठा है ना, उसमें से 500 रुपये वापस अपने अकाउंट में डलवा लेगा। वो कहेगा कि मैं तो 1,500 रुपये टैक्स आपको दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं 500 रुपये पहले दे चुका हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नीचे एग्जाम्पल भी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत आसान है, हो जाएगा। सो बिल ऑफ एंट्री है कि बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है फाइल्ड बाय एन इम्पोर्टर और कस्टम क्लियरेंस एजेंट विद द कस्टम डिपार्टमेंट। मतलब कि जो भी इंपोर्ट करवा रहा है या जो भी कस्टमर क्लियरिंग एजेंट है वो इस डॉक्यूमेंट को फाइल करता है कस्टम डिपार्टमेंट को। ठीक है, ताकि जो गुड्स कोई आप हो, आप बाहर के देश से कोई सामान मंगा रहे हो, ताकि उसको क्लियरेंस मिल सके, ताकि वो हमारे देश के अंदर आ सके। तो इस चीज़ को अपना, उस सामान को अपने देश के अंदर लाने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट, एक बिल ऑफ एंट्री पास करवाना होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है कस्टम डिपार्टमेंट के साथ। उस डॉक्यूमेंट में उस गुड्स की जो भी आप लाए हो उसकी वैल्यू, क्वांटिटी, गुड कैसा है, ठीक है, और जितना भी कस्टम ड्यूटी इस पे पेबल है, ये सब आप उस पर लिखते हो कि भाई इस पे इतना कस्टम ड्यूटी हमें देना है,
और जो भी चीज़ें होती हैं वो आप उस बिल ऑफ एंट्री के अंदर देते हो, ठीक है, फाइल करते हो कस्टम डिपार्टमेंट को, ताकि कस्टम डिपार्टमेंट उस आपके गुड्स को कह सके कि भाई ठीक है आप ले जा सकते हो, अब जाके आप इस सामान को अपने इंडिया में बेच सकते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिल एंट्री क्या होते हैं? एक बिल एंट्री फॉर होम कंजप्शन यूज व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फॉर इमीडिएट यूज और सेल, मतलब बाहर के देश से कोई सामान मंगाया, तुरंत कस्टम ड्यूटी पे करी, तुरंत बिल ऑफ एंट्री हो गई। सो एक बिल ऑफ एंट्री का डॉक्यूमेंट ये हो गया जो इमीडिएट, मतलब बाहर के देश से मंगाया, कस्टम डिपार्टमेंट वालों को सारा सब कुछ पेमेंट करा और तुरंत वो लेके चला गया सामान को, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल भी लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, कि भाई बाहर के देश से सामान मंगाया, उसको एक वेयर हाउस में स्टोर कर दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज डेफर्ड, ड्यूटीज पेड ओनली व्हेन गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम द वेयर हाउस, जब फिर कस्टम वाले आएंगे वेयर हाउस को, जब वो चेक करेंगे, जब उसको मिल जाएगा कि भाई आप क्लियर कर सकते हो, तब वो कस्टम ड्यूटी पे कर देगा, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री फॉर एक्स बॉन्ड क्लियरेंस, यही वेयर हाउस में रिमूव हो जाएगा। एक्स बॉन्ड एक वो होगा कि भाई आपका जो सामान है वो वेयर हाउस से बाहर निकलने के लिए तैयार है, आप टैक्स पे आप ड्यूटी पे कर दो, ठीक है। सो ये तब होता है जब ये डॉक्यूमेंट, ये बिल ऑफ एंट्री तब फाइल करी जाती है जब आपका जो गुड्स है वो वेयर हाउस से रिमूव करने के लिए अलाउंस मिल जाती है, कि मतलब वो मिल जाता है कि हाँ भाई अलाउड हो जाता है कि आप ले जाओ। ग्रीन बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? ये तब फाइल करा जाता है जिन गुड्स पे कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं करी जाती, ठीक है। ये ग्रीन कलर में जनरली होता है, ग्रीन कलर में प्रिंट करा जाता है। सो ये ग्रीन बिल ऑफ एंट्री उन गुड्स के लिए करा जाता है जिन गुड्स पे कस्टम कोई ड्यूटी चार्ज नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई जैसे कि मैंने बताया, अगर हमारे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जब सामान जाता है, तब सिर्फ एक टैक्स चार्ज होता है, वो है आईजीएसटी। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बोलेंगे, वो एक सिटी का नाम लिख देंगे कि भाई हमने मेरठ से, सपोज मेरठ से हमने सामान भेजा दिल्ली में, ठीक है, तो आप इस पे टैक्स लगाओ, वो लिख देंगे टैक्स 12%। तो आप सीधा जितना भी गुड्स की वैल्यू होगी उस पर सीधा 12% लगा देना। क्यों? क्योंकि भाई हमारे देश से बाहर के देश में तो गया है, वो हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में तो गया है, दिल्ली में तो गया है, यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। सो ये क्या हो गया? ये आईजीएसटी सप्लाई हो गया। या आपने उत्तर प्रदेश से राजस्थान में भेजा, ये भी एक इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। तो आप सीधा खाली आईजीएसटी लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई क्या हो गया? इसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं थ्योरी में या न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इंटरस्टेट सप्लाई क्या हो गया? भाई हमने कोई सामान मेरठ से सप्लाई करा, कहाँ पे? मेरठ से सप्लाई करा हमने लखनऊ में या नोएडा में। सो ये क्या हो गया? इंटरस्टेट सप्लाई हो गया। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर ही तो सामान भेज रहे हो आप, कहीं बाहर के स्टेट में तो नहीं भेज रहे। सो ये क्या हो गया? ये इंटरस्टेट सप्लाई हो गया, ठीक है। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। अब सपोज 12% है, 1 लाख का गुड्स आपने सप्लाई करा, उस पर 12% दे दिया, तो 6,000 रुपये SGST और 6,000 रुपये CGST। सिंपल, 12% निकाल देना, उस पर आधा आधा परसेंट, आधा आधा लग जाएगा, या फिर 1 लाख पे 6% निकाल देना। वो कहाँ पर चला जाएगा? 6% CGST में डाल देना कि भाई 6% जो टैक्स है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 6% स्टेट के पास, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई है। और अगर दूसरे स्टेट में सामान पहुंचाया गया है तो सीधा 12% लगा देना और कह देना ये जो 12% टैक्स है ये आईजीएसटी में जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस। सो ये है न्यू जीएसटी स्लैब इन इंडिया, ये काफ़ी ज़रूरी है, इसी साल हुआ है। सो पहले क्या था? पहले 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 40% ये सब लगता था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि भाई 0% स्लैब हो गया, एक 5% हो गया, एक 18 हो गया, 40 हो गया, 28 और 12 को हटा दिया है। तो 0% में कौन 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 सी चीज़ आ गई? फ्रेश मिल्क, एग्स, अनब्रांडेड फ्लावर, राइस, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सब। 5% जीएसटी में कौन कौन से आ गए? टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, पैकेज फूड लाइक शुगर, सॉल्ट, टी, कॉफ़ी, ये सब। 18% स्लैब में क्या क्या आ गया? टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल बिलो सर्टेन साइज, ठीक है, ये सब। और 40% में 40% रेट में क्या आ जाएगा? जो सीन लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे कि सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ठीक है,
ये सारे हार्मफुल आइटम्स होते हैं। लग्जरी व्हीकल हो गया आपका, हेलीकॉप्टर हो गया, याच हो गया, सो इन सब में 40% जीएसटी लगता है। सो ये नया जीएसटी स्लैब है इंडिया में जो भी आया है, ये ज़रूर कर लेना। आ सकता है कि जो नया जीएसटी स्लैब है उसके बारे में बताओ, सब बता देना कि 0% है, 5% है, और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है TDS। TDS is a mechanism under Income Tax Act where tax is deducted at the time of making certain payment like salary, rent, professional fees, interest etc. and deposited with the government by the payer। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल ख़त्म हो जाएगा ये। सपोज 50,000 जिसके नीचे लिखा हुआ है, एक कंपनी ने, एक सीए था, उससे कोई काम करवाया अपनी कंपनी का। ठीक है, 50,000 रुपये उसकी फ़ीस बैठी, उसमें से 10% TDS था। तो कंपनी ने क्या करा, 45,000 रुपये तो उस कंसल्टेंट को दे दिए। ठीक है, उस कंसल्टेंट ने कितने पैसे रिसीव करे, 45,000 रुपये, और जो 5,000 रुपये थे वो चले गए गवर्नमेंट के TDS में। ठीक है, टोटल उस कंसल्टेंट वाले की फ़ीस कितनी थी, 50,000 रुपये। 50,000 पे 10% लगा के 55, 55 नहीं बैठेगा कि भाई 50,000 कंसल्टेंट को दे देंगे, 5,000 चला जाएगा TDS में, ऐसा नहीं है। 50,000 टोटल फीस थी, उसमें से जितना भी TDS निकलेगा उसको कंसल्टेंट जो भी फीस थी उसकी, उसको माइनस कर देंगे। तो फीस कितनी बैठी थी, 45,000, और बाकी 5,000 डिपॉजिट हो जाएगा। बाद में जो जो भी वो बंदा होता है वो उसको क्लेम कर सकता है TDS को। ठीक है, जिसके वो कटे हैं, जिसका TDS वो कटा है। ठीक है, सो आज की वीडियो बस इतना ही। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवाने की, आप खुद से भी पढ़ के जा सकते हो और एक्स्ट्रा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना, और जितना पढ़ के जाओगे उतना ही पेपर आसान लगेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।